हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में। सो चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नाजिज्म होता क्या है। सो नाजिज्म जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी थी। ये जो आइडियोलॉजी थी वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच के नए रिलेशन के सपोर्ट में थी। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, उसकी जो भी पहल होती है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं, मेन पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो है रेडिकल जर्मन नेशनलिज्म, नेक्स्ट है पैट्रियाटिज्म, नेक्स्ट एंटी फॉरेनर्स, आर्यंस एंड जर्मन इंटरेस्ट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी। सो इन बेसिक पार्ट से हम क्या समझते हैं, जब हम नाजीवाद के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ये आइडियोलॉजी रेडिकल आइडियोलॉजी है, बहुत ज़्यादा ये कट्टरवाद होते हैं, सबसे ज़्यादा ये पैट्रियाटिज्म इनमें फीलिंग्स होती है और सबसे ज़्यादा जर्मन इंटरेस्ट को इन्होंने ध्यान में रखा था। ठीक है, एंटी फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उनके इंटरेस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपने ही देश से मतलब होता है। ठीक है, सो अब हम नाजिज्म के राइज के कॉजेस पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार। देखो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। उसने ऑस्ट्रिया एम्पायर के साथ मिलकर अलाइड पावर जो कि थी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इनके अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ थी, उन्होंने ये सोचकर वो युद्ध में कूदी, उस वॉर में कूद पड़ी कि उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे और वो जीत जाएंगे। और उन्हें ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरी यूरोप को इकोनॉमिक क्राइसिस जो है झेलने पड़ेंगे। तो फ्रांस और बेल्जियम पर जब कब्जा किया जर्मनी ने तो उन्हें कुछ शुरुआती सक्सेस ज़रूर मिले, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी अलाइड पावर्स में शामिल हो गया तो इस ग्रुप को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने सेंट्रल पावर्स को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आउटरेजियस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। देखो जब जर्मनी हार गया था उसके बाद वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने सीट छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद वहाँ की जितनी भी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनको जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम को एक नए सांचे में ढालने का बहुत अच्छा मौका उन्हें मिल गया था। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा यानी कि एक नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई और फेडरल बेस पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। उसके बाद एक नई व्यवस्था यानी कि न्यू सिस्टम में जर्मन की जो संसद है यानी राइक्सटाग के लिए जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किया जाने लगा। रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन के लिए विमेंस सहित जितने भी सिटीजन्स थे उनको इक्वल और यूनिवर्सल सफरेज दिया गया। ठीक है, लेकिन ये नया रिपब्लिक जो था वो खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद जो विक्टर्स क्लब्स थे उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस थोप दी थी। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे उसके साथ वर्साइल्स में हुई जो पीस ट्रीटी जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिव थी। सो इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को अपने सारे डोमिनियन तकरीबन 10% उनकी आबादी, 13% लैंड, 75% आयरन रेफरेंसेस, आयरन रिजर्व्स और 26% कोल रिजर्व्स फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े और इन सब की वजह से जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जितने भी उनके मिनरल रिसोर्सेज वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर अलाइड सेंटर्स का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए जितनी भी उनकी जो ह्यूमिलिएशन उन्हें सहनी पड़ी थी उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, नेक्स्ट कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर। देखो इस वॉर ने पूरे कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक दोनों ही स्टेजेस पर पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्जा देने वालों में से हुआ करता था, देने वाले कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता था। जो वॉर खत्म होते होते जितने भी कर्जदार होते थे उनका कॉन्टिनेंट बन गया। अब सबसे ज़्यादा बुरी बात ये थी कि जितने भी पुराने एम्पायर्स हुआ करते थे उनके थ्रू जो भी चीज़ें की जाती थी उनका जो हर्जाना है किसे भुगतना पड़ रहा था, वाइमर रिपब्लिक से वसूल किया जा रहा था। यानी कि करे कोई और भरे कोई, मतलब कि जितने भी पुराने रिपब्लिक्स थे, एम्पायर्स थे, उनकी वजह से जितने भी नए रिपब्लिक थे उन्हें
चुकाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस रिपब्लिक को वॉर में हार के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका जिम्मेदार माना गया था। ठीक है, नेशनल ह्यूमिलेशन की यहाँ बात हो रही है तो बोझ तो ढोना ही पड़ा उन्हें, लेकिन हर्जाना चुकाने की वजह से इकोनॉमिक स्टेज पर भी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो वाइमर रिपब्लिक की हिमायतों में मेनली थे सोशलॉजिस्ट, ओके, कैथलिक और डेमोक्रेट ग्रुप के लोग थे। वाइमर रिपब्लिक की हिमायतों में मेनली थे सोशलिस्ट, कैथलिक और डेमोक्रेटिक ग्रुप्स के लोग थे। सो जो वाइमर रिपब्लिक थे उनका कई तरीके से मजाक बनाया जाने लगा। ठीक है, और उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर भी बुलाया जाने लगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सोल्जर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करना। सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। सोल्जर्स को कॉमन सिटीजन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिए जाने लगी। लीडर्स ने भी प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। ठीक है, सैनिकों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक तमाशे की तरह दिखाना शुरू कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर उन्हें अग्रेसिव दिखाया गया, ताकतवर भी दिखाया गया, बट एक अलग तरीके से। ठीक है, तो बट सच्चाई ये थी कि जब कोई सिपाही लड़ता है तो लड़ने के साथ साथ घिर भी जाता है। घिरना इन द सेंस वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखते थे। गोलीबारी का सामना बहादुरी से करते हुए भी वो कई चीज़ें ऐसी देखते थे जिनसे जो सच में कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉज है इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, जर्मनी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रैडिकल जो थॉट्स है वो बढ़ने लगे थे। इसके बाद 1923 के इकोनॉमिक क्राइसिस से इन सब में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। सो जर्मनी ने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था जो कि कर्ज लेकर लड़ा था। ठीक है, ऐसे पहला वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ा जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। और इसके बाद क्या हुआ, उन्हें गोल्ड करेंसी में हर्जाना भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ा था। ठीक है, तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जितने भी गोल्ड स्टोर्स थे वो लगभग ख़त्म होने की कंडीशन में पहुंच गए थे। तो आखिरकार अब क्या हुआ, 1923 में जर्मनी ने कर्जा और हर्जाना चुकाने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ, इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया, जर्मनी के जो मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले इलाके थे वो रूर पर कब्जा कर लिया, और ये जर्मनी के जितने भी बड़े बड़े कोल्ड स्टोर्स वाला इलाका था। तो जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट अब बोला कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पैमाने पर जितने भी कागजी करेंसी छापना शुरू कर दिया। तो जर्मन गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर करेंसी छाप दी कि उसकी जो करेंसी थी वो मार्क का वैल्यू तेज़ी से गिरने लगा। तो अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, और अगस्त में 46,21,000 मार्क, और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। सो जर्मनी को इस क्राइसिस से निकालने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। ठीक है, सो इसके लिए अमेरिका ने एक डॉव्स पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में जर्मनी के जितने भी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की जो कंडीशन थी उसको दोबारा तय किया गया। ठीक है, इसके बाद जर्मनी ने मंदी भी देखी। देखो, सन 1924 की ये बात है, 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ तरीके की स्टेबिलिटी रही, लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। ठीक है, तो जर्मनी के जितना भी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में सुधार में अमेरिका से लिए गए जितने भी कर्ज था, कर्ज़ों पर ही वो डिपेंड रहते थे। ठीक है, तो ज़्यादा जर्मनी जो है अब अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा धाराशायी हो गया, और जर्मनी को मिल रही जो मदद थी वो रातों रात बंद हो गई। यहाँ से जो है मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। कीमतों में गिरावट की जो चीज़ें हैं वो देखी जा रही थी। कीमतों में गिरावट की वजह से लोग अपने शेयर बेच रहे थे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए थे, और ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी। सो 1929 से 1932 तक के जितने भी अगले 3 सालों में अमेरिका की नेशनल इनकम केवल आधी हो गई थी। अब आप जानते हो कि जब अमेरिका में कुछ होता है, जब सुपर पावर अमेरिका की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे कुछ भी होता है तो पूरे वर्ल्ड के हर एक देश में इम्पैक्ट पड़ता है। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और जितना भी निर्यात था वो गिरता जा रहा था। किसानों की हालत ख़राब हो गई थी और जितने भी सट्टेबाज बाजार से पैसा जो है खींचते जा रहे थे। सो अमेरिकी इकोनॉमी में आई इस मंदी का असर पूरी दुनिया भर में महसूस किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइज ऑफ हिटलर। देखो,
देखो इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई थी जर्मनी की, पॉलिटिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो इस क्राइसिस ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का जो रास्ता है वो साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म हिटलर की, जो शुरू से ही बहुत ज़्यादा वो गरीब था, रोज़ी रोटी का ज़रिया उस पर कुछ भी नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में उसने अपना नाम जो है वो फौज में लिखवा दिया था। जब उसकी भर्ती हो गई तो उसके बाद उसने कई चीज़ें करी। अब जब वर्साई की संधि हुई थी, जब वर्साइल्स ट्रीटी हुई थी, उसने उसे बहुत ज़्यादा आग बबूला ही कर दिया। बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ गया था तब कि किस तरीके की ट्रीटी हुई है। यहीं से मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जा सकती है, मतलब एक सोच जो है, ठीक है। सो 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक छोटे से ग्रुप की मेंबरशिप ले ली थी। धीरे धीरे उसने इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल कर लिया था और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी का खत्म होना। देखो 13 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर की पोजीशन संभालने के लिए इनवाइट किया, ठीक है। तो ये मंत्रिमंडल सबसे ज़्यादा पावरफुल पद था। तो तब तक नाज़ी की पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने ऑब्जेक्टिव से जोड़ चुकी थी। तो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने क्या किया, सबसे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको ब्रीच करना शुरू कर दिया था। फरवरी मंथ में जर्मन संसद भवन यानी पार्लियामेंट्री में हुए जितनी भी चीज़ें अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री के जरिए प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे सिटीजन राइट्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर और जितने भी, वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने किसे निशाना बनाया, अब कम्युनिस्ट पर निशाना बनाया। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन पॉइंट से हम क्या समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बात ये बता दूं, जब किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है तो उसका ब्लेम सबसे पहले गवर्नमेंट पर आता है। करंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी होती है उन पर ब्लेम आता है। सेम जैसे कि वाइमर के साथ था, जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो नाज़िज्म का राइज इसी वजह से हुआ, ठीक है। जब हिटलर पर लोग विश्वास करने लगे थे, हिटलर को किस तरीके से दिखाया गया कि वो भगवान का रूप है, यही आपको पार लगा सकता है। लेकिन हिटलर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हिटलर एक कट्टरवादी था। वो हमेशा से सिर्फ अपनी चीज़ों को देखता था, अपनी चीज़ें सही मानता था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही नहीं मानता था और सभी इंस्टीट्यूशंस को भी वो सही नहीं मानता था। तो इसकी एक वजह ये भी है कि लोग कई बार पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर पर जब आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं या किसी भी लीडर को पूरी तरीके से सही मानने लग जाते हैं, तो उनके गलत कामों को भी सही मानने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें तब ज़्यादा देखी जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।